गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम शिक्षा ऑफिशियल पे। और हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र PYQ यानी घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पॉलिटी। तो इससे पहले मैं कुछ टॉपिक देख चुका हूँ और उसका PYQ मैंने करवाया है। तो यदि आप लोगों को पीछे का वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। बाकी आज का जो टॉपिक है मेरा शासन प्रणाली, और इसमें टोटल 75 क्वेश्चन है। तो ऐसा करेंगे, ये वीडियो लॉन्ग ना हो तो 2 पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है क्या है, शासन प्रणाली। चलिए तो क्वेश्चन नंबर पहला से स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? अच्छा, व्यक्तियों का एक समूह जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। ठीक लग रहा है। बाकी एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हो। ये भी सही लग रहा है। बाकी और देखते हैं क्या क्या है। बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन व्यवस्था के साथ रहते हैं। ये गड़बड़ है। एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से रह रहा समाज जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी तथा केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका, एक स्वतंत्र न्यायपालिका। आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जैसा कि मैंने बोला था। तो ऑप्शन नंबर ए, एक राज्य शब्द का जो परिभाषा देता है, इस क्वेश्चन से तात्पर्य ये है कि राज्य क्या है। तो राज्य उसे कहेंगे व्यक्तियों का एक समुदाय, एक संगठन, एक ग्रुप जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण, जिसके ऊपर कोई बाहरी नियंत्रण नहीं हो और एक निश्चित अपना भूभाग हो, अपना एरिया हो, अपना ज़मीन हो, वहाँ लोग रहते हैं तो उसे राज्य कहते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी इसका एनालिसिस भी हम लोग देखेंगे। और यहाँ राज्य स्टेट शब्द राजनीतिक संस्था या संगठन को संदर्भित करता है, जिसका तात्पर्य है निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवासित संप्रभु। संप्रभु का शाब्दिक अर्थ स्वयं का प्रभु। संप्रभु का शाब्दिक अर्थ स्वयं का प्रभु, मतलब स्वयं का निर्णय खुद से लेना, स्वयं का प्रभु खुद होना, इसे बोलते हैं संप्रभु। व्यक्तियों के समुदाय जिसकी एक संगठित सरकार हो तथा वह अपने आंतरिक और विदेशिक, इसको कहते आंतरिक और बाह्य भी बोल सकते हैं, विदेशिक मतलब बाहरी होता है, के संदर्भ में बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो। ठीक है, जिस पे कोई बाहरी नियंत्रण ना हो। वस्तुतः राज्य के मूलभूत प्रमुख तत्व व्यक्ति, जनसंख्या, सरकार या सत्ता, निर्धारित सीमांकन वाला भूभाग तथा संप्रभुता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ध्वज, राजधानी, संप्रभुता और शासनाध्यक्ष। मेरे से क्या संप्रभुता ही होगा। संप्रभुता का मैंने अर्थ भी बताया, स्वयं का प्रभु जिस पे कोई बाहरी नियंत्रण ना हो, स्वयं से अपना शासन चला रहा हो। तो राज्य व्यवस्था में राज्य सरकार अपनी
शासन व्यवस्था खुद से चलाती है। राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। जनसंख्या होती है, बिल्कुल। भूभाग होती है, अपना एरिया होगा ही ना। सरकार यानी शासन, सत्ता, संप्रभु। राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। कितने? 4। क्या क्या? जनसंख्या, भूभाग, शासन प्रणाली और संप्रभुता। सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है। सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है। संप्रभुता के बिना कोई राज्य अन्य तीनों तत्वों के होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता है। यदि आपके पास स्वयं का प्रभु नहीं हो तो आपके पास जनसंख्या, भूभाग, शासन प्रणाली होते हुए भी आप अंतर्राष्ट्रीय राज्य की सूची में नहीं आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। इसमें से क्या करना है? कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो भारत तो राष्ट्रमंडल का देश है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि राष्ट्रमंडल की हम लोग सदस्यता लिए हैं तो हम लोगों की संप्रभुता कम हो गई है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1, यानी भारत जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य देश है। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है, बल्कि इसके सदस्यों के पारंपरिक सहयोग व सद्भावना पर आधारित संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्रहित, स्वतंत्र और समान हैं तथा ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त या आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हम लोगों को पता है, राष्ट्रमंडल देशों के द्वारा एक ओलंपिक भी खेला जाता है, उसका नाम अभी माइंड में नहीं आ जाता है। उसमें जो भी इंग्लैंड जिन जिन देशों पर शासन किया था उन्हीं लोगों के बीच को, हाँ, कॉमनवेल्थ गेम। कौन सा? कॉमनवेल्थ गेम। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक और संसदात्मक, अर्धलोकतंत्रात्मक। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि यहाँ कोई यदि चारों ऑप्शन नहीं पढ़ता है तो इसमें लोकतंत्रात्मक लगा देगा, लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि बिना चारों ऑप्शन को देखे हुए आंसर क्लिक नहीं करना है। तो यहाँ हो जाएगा संसदात्मक, ऑप्शन नंबर सी। शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियाँ होती है, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। संसदात्मक जो है ये भारत की है, अध्यक्षात्मक ये अमेरिका की है। भारत में ग्रेट ब्रिटेन के मतलब इंग्लैंड से होते हुए संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्थापिका के ही सदस्य कार्यपालिका का गठन करते हैं, ठीक है, तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल। संसदात्मक शासन व्यवस्था कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है, ठीक है। और अध्यक्षात्मक सरकार कहाँ की होती है? अमेरिका सरकार होती है। और ये संसदात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। जैसा कि मैंने अभी ऊपर एनालिसिस में देखा, विधायिका का कार्यपालिका पे नियंत्रण होता है, ऑप्शन नंबर डी। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार
में प्रतिनिधित्व होता है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है, किंतु तो ये तो संसद के द्वारा नहीं चुनी जाएगी, इसको तो ऐसे हम काट दिए। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और हटाई जा सकती है। देखते हैं आंसर, ऑप्शन नंबर बी, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और मंत्रिपरिषद किसके उत्तरदायी होती है, तो संसद के प्रति, और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। भारतीय संविधान में सदस्यीय प्रणाली व्यवस्था की स्थापना की गई है। यह इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली का अंगीकार है। जैसा कि हम लोगों को पता है, यह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इंग्लैंड से। इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का ही भाग होती है और यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 की 3 में मंत्रिपरिषद लोकसभा की सामूहिक रूप से, जैसा कि मैंने बताया, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और ये किस आर्टिकल में दिया गया है, तो 75 के 3 में दिया गया है। किस आर्टिकल में? लोकसभा के उत्तरदायी को, मंत्रिपरिषद किसके उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के। और यह किस आर्टिकल में दिया गया है, तो 75 के 3 में। बाकी क्वेश्चन नंबर 7, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी, तो ब्रिटेन में, और हमारे संविधान में भी लिया गया है ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान संसदात्मक शासन का स्वरूप जो कि अधिकांश देशों में प्रचलित है, सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन या यूके या ब्रिटेन या इंग्लैंड, कुछ भी हम लोग कह सकते हैं, परिलक्षित हुआ था। पुष्पेश पंत ने भी अपनी पुस्तक विश्व का इतिहास में स्पष्ट लिखा है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश से पहले हो गया था। ठीक है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में, मतलब बोल रहा है, जो ब्रिटेन की संसद प्रणाली है और भारत की संसद प्रणाली है, दोनों किस प्रकार अलग है, इस बात को बोल रहा है। तो देखते हैं, वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली, द्विसदनीय विधायिका है, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा न्यायिक पुनर्विलोकन। ये हमारे न्यायपालिका के द्वारा यदि कोई निर्णय लिया जाता है तो उसे फिर से पुनर्विलोकन, यानी फिर से उसमें सुधार करके उसे चेंज किया जा सकता है। और ये इंग्लैंड के जो शासन व्यवस्था है उससे हमारी शासन व्यवस्था को अलग करता है। और न्यायिक पुनर्विलोकन किस संविधान के, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बाकी और इसका एनालिसिस देखते हैं। संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली नहीं लागू है। ठीक है, इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है, बिल्कुल। इसके अतिरिक्त वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणालियों में लागू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है। ठीक है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से
अच्छा, ये भी बोल रहा है किस प्रकार अलग है। जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। ऐसा तो हमको नहीं लगता है। भारत में संसद कि किसी अधिनियम के संशोधन संवैधानिक से संबंधित मामलों उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन जो है ISPT 2021 का क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोई शक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो संसदात्मक सरकार तो भारत में होती ही है। अध्यक्षात्मक नहीं, ये यूएसए में होती है। कहाँ? यूएसए। ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका बिल्कुल सही। संघात्मक सरकार ये भी सही, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है अध्यक्षात्मक सरकार, जबकि संसदात्मक सरकार, संघात्मक सरकार तथा स्वयं न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सी सही नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राज्य, ठीक है। संसदीय पद्धति की सरकार, ठीक है। संघीय नीति, ठीक है। हाँ, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। भारत में राष्ट्रपतीयता पद्धति नहीं है, बल्कि संसदीय पद्धति की सरकार है तथा यहाँ राष्ट्रपति शासन का औपचारिक प्रमुख माने जाते हैं या नाम मात्र का माने जाते हैं। भारतीय संविधान के संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था करता है तथा इनमें धर्मनिरपेक्ष राज्य संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। क्यों भारत में क्यों संसदीय प्रणाली की सरकार है, ये पूछ रहा है। लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। संसद संविधान का संशोधन कर सकती है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय प्रणाली का जो एक्यूरेट सही बात होगा, उसका मतलब ये होगा, मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और ये किस संविधान में दिया गया है? तो संविधान, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 75 के समक्लज 3 में दिया गया है। ठीक है। बाकी ये सब भी सही है, लेकिन संसदीय प्रणाली की यदि बात करेंगे तो उसका साक्ष्य ये हो जाएगा, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। और जैसा कि मैंने बोला, मंत्रिपरिषद ये आर्टिकल 75 के 3 में दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 13, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और अधिक दक्ष होता है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संदर्भ में संसदीय प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित हैं? मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं।
मंत्रिमंडल के सदस्य, ऐसा कोई बात नहीं है, वो राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, ये बात सही है। और संसद का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, ठीक है। जब तक, हाँ ये भी सही है। हाँ तो जरा इसका एनालिसिस देख लेते हैं। अनुच्छेद 75 के 5 में उल्लेख है कि मंत्री बिना संसद सदस्य बने 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा। ऐसा कि हम लोगों को पता था पहले से भी कि कोई भी यदि मंत्री बनता है तो 6 माह तक यानी 6 महीने तक अपने पद पर बिना किसी सदन का सदस्य बने पद ग्रहण कर सकता है, 6 महीने मंत्री रह सकता है। लेकिन ये हम लोगों को नहीं पता था इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो बता देना चाहेंगे इसका प्रावधान अनुच्छेद 75 के 5 में। अनुच्छेद 75 के 5 में है। किस में? अनुच्छेद 75 के 5 में है। अर्थात मंत्रिमंडल का सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये आर्टिकल 75 के 3 में दिया गया है। किसमें? 75 के 3 में। इसलिए कथन 2 भी सही है, क्योंकि लोकसभा संसद का भाग है, ठीक है। भारत में राज्य का अर्थ होता है राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का प्रावधान किस आर्टिकल में है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जबकि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है? विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होती है। बी नंबर, अच्छा ऑप्शन ई भी है। ऑप्शन ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं है। एक से अधिक तो एक से अधिक है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति ये, अच्छा देखते हैं। शासन प्रणाली सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम लोग पहले नहीं पढ़ा। संसदीय और दक्षिण भारत में ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय व्यवस्था, ठीक है। और संसदीय शासन व्यवस्थापिका यानी विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं। विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसको सिंपल भाषा में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। व्यवस्थापिका का मतलब होता है विधायिका। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रण होती है, ठीक है। तथा न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, अतः विकल्प ई, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 और उस कथन को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल है तथा उन्हें सभी के संतोष
के लिए निष्पादन करना कठिन है। ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की प्रक्रिया विधि उस शासन अध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का साधन जिसका जनता पर नियंत्रण। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करता है जिसके लिए संसद लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली मंत्रिमंडल शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसमें सरकार, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और 21 आर्टिकल में दिया गया है, तो 75 के 3 में दिया गया है। लोकसभा सदस्यों को निर्वाचित जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अभी भी लोकसभा चुनाव होने वाला है और इसमें जो लोकसभा के सदस्य चुने जाएंगे जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। अतः सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने ही मंत्रिमंडल के स्वरूप या संसदीय सरकार को अंतर्निहित करता है। बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है। तो राष्ट्रपति में, तो राष्ट्रपति में ही होगी ना। कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 53। राष्ट्रपति शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। इसका प्रयोग वह विधायिका के पृथक अपने विधायिका के द्वारा करते हैं, अपने अधिकारियों के द्वारा उस अपने विधायी शक्तियां का प्रयोग करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकारें हैं। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित होती है। यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। यस, 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा। यानी जो ये विकल्प है यही सिर्फ गलत है, यानी यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, ऐसा नहीं है। लोकतांत्रिक गणतंत्र, संसदात्मक सरकार और सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होना भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। तथापि यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती है, जबकि सत्ता ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, कथनों पर विचार करना है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। ठीक है। भारत में प्रभुसत्ता संपन्न राज्य हैं। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। ऑप्शन डी होना चाहिए, बाकी सही है, ऑप्शन डी ही होगा। भारतीय संविधान के तहत भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है तथा एक संप्रभु सत्ता राज्य है। नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा संविधान निर्माता और कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को भी अभिव्यक्त किया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP किस संविधान में है? तो DPSP 36 से 51 के बीच में इसका प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? एक संविधान संगत सरकार, ये तो है ही ना, एक विधान में संगत सरकार, ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार, ठीक है।
विधि का सरकार, ठीक है। सत्तावादी, हाँ ये गलत, सत्तावादी कैसे होगा भैया। भारतीय शासन प्रणाली में शासन का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुच्छेद अनुरूप होता है, ठीक है। भारत में विधि का शासन, यहाँ गणतंत्र ना कि राजतंत्र है। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जनता ने अपने जो प्रतिनिधि होते हैं उनका निर्वाचन करती है और संविधान के संगत लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया जाती है। यहाँ सत्तावादी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही। और क्वेश्चन नंबर 21, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से, भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से, भारत के संसद से। तो भारतीय संविधान से, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकार का स्रोत भारत का संविधान में दिया गया है, ठीक है। संवैधानिक सरकार का आशय है क्या आशय है? किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधित्व सरकार, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियाँ हों, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियाँ हों, कोई सरकार जो संविधान के सीमाओं से परिबद्ध हो। हाँ ये सही है, संविधान का कोई सीमा हो, उसके परिबद्ध में हो, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। ये 2021 IAS प्री में क्वेश्चन आया हुआ है। संवैधानिक सरकार से आशय ऐसा सरकार से है जो भारतीय संविधान के सीमाओं से परिबद्ध हो। संवैधानिक सरकार की शक्तियाँ संविधान के तहत परिसीमित हो, ठीक है, तथा सरकार अपने प्राधिकार या शक्तियों का प्रयोग में संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन नहीं कर सकती है। बिल्कुल सही। संवैधानिक सरकार की व्यवस्था में सरकार के प्राधिकार स्रोत संविधान होता है, बिल्कुल 100% सही है। क्वेश्चन नंबर 23, कथन कारण है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सही। भारत का अपना एक संविधान है, बिल्कुल सही। ए और आर दोनों सही है। और व्याख्या की बात है तो आंसर देखते हैं पहले, व्याख्या करता है कि नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी, व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आज तक हमको समझ में व्याख्या कैसे करता है नहीं करता है, दिमाग खराब। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? जवाबदेही तो ये है ना, पारदर्शिता ये भी है, कानून का नियम ये भी है, लाल फीताशाही ये नहीं होगा। झारखंड PCS 2017, ओ माय गॉड, कल लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है, जबकि हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मति से निर्णय लेना, दक्षता एवं प्रभावशीलता आदि सुशासन की विशेषता है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 25, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रावधान करना, ये सही हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य नागरिकों के, विशेष रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। नागरिकों का वह वर्ग जो सामाजिक आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो, कमजोर हो, अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, उसे किसी विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, जो हमारे समाज में अच्छे मतलब आर्थिक रूप से सही हैं, उनका विकास करने की क्या ही आवश्यकता है, वे खुद से इतना समझदार, सक्षम और निपुण होते हैं कि अपना विकास वो खुद ब खुद कर सकते हैं।
कल्याण करने की यदि बात आती है तो हमारे समाज में जो भी पिछड़े समाज के लोग हैं उनका कल्याण पे हमारी राज्य का तात्पर्य होता है। संविधान। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस अवधारणा की व्याख्या करता है? राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, कल्याणकारी राज्य की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? हाँ, साम्यवादी राज्य। ये तो हम लोग ऊपर भी देखे, समाजवादी राज्य, कल्याणकारी राज्य यह है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य आदि दर्शनों को आत्मसात किया गया है। ठीक है, किंतु साम्यवादी राज्य के दर्शन का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। किसका नहीं किया गया है? साम्यवादी राज्य का नहीं किया गया है। साम्यवादी राज्य और राजनीतिक राज्य की समानता का उल्लेख हमें उद्देशिका में मिलता है, यानी डीपीएसपी में भी मिलता है। उद्देशिका का अर्थ है प्रस्तावना, और प्रस्तावना ये उद्देशिका चैप्टर मैंने पहले करा चुका है, इसका PYQ तो आप लोग देख सकते हैं। कल्याणकारी का राज्य का दर्शन संविधान के भाग 4 किस आर्टिकल में है? तो 36 से 51 भाग 4 DPSP। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान अध्यात्मक है? नहीं, संसदात्मक है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है? बिल्कुल नहीं। भारत की कुलीन तंत्र है। भारत एक संसदात्मक, हाँ ये सही है, ऑप्शन नंबर डी। भारत संसदात्मक प्रजातंत्र को अपनाए हैं। संसदात्मक प्रजातंत्र में शक्ति मूलतः जनता में निहित होती है। संसद में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन सत्ता संचालन करते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन होता है? तो जनता। राजनीतिक सत्ता का प्रमुख जनता होते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख जनता होते हैं। माई बाबू सब जनता होते हैं। जब चुनाव आएगा तब माई बाबू सब आप ही लोग हैं, और उसके बाद जनता का कोई ख्याल ही नहीं रहता है कि वह बेरोजगार रहे। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत देश की जनता, क्योंकि भारत का संविधान से आरंभ होते हैं। हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु संपन्न समाजवादी ऐसा बोला जाता है, हमारी प्रस्तावना में ही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यात्मक सरकार शासन प्रणाली के आधारभूत तत्व हैं? संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अध्यात्मक सरकार शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 31, अध्यात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। बिल्कुल सही, राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद का चयन स्वयं करता है। हाँ, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ही करते हैं, तो ये दोनों सही है। ठीक है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका यानी विधायिका को भंग नहीं कर सकता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति कुछ नहीं कर। ऑप्शन नंबर ऊपर वर्णित सभी का, हाँ बिल्कुल, यानी उपयुक्त तीनों सही है। अध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो USA, जैसा कि मैंने पहले से बताया हूँ कि ये अध्यात्मक सरकार का प्रावधान किस देश में है? तो USA अमेरिका। अब ये होता क्या है इसको भी देख लेते हैं। इस शासन प्रणाली में प्रमुख कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है,
वह लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से अलग होती है, यानी पृथक होती है। आप लोग ये भी बताइए, हमारे संविधान में कार्यपालिका विधायिका से पृथक किस आर्टिकल में है? कमेंट कीजिएगा। ऐसे काम नहीं चलेगा, न चल तो बिल्कुल नहीं। तो यहाँ हम लोग देख रहे थे कि अध्यात्मक क्या होता है। तो इस शासन में प्रमुख जो कार्यकारी शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। हमारे देश में जो होता है ये प्रधानमंत्री के पास होती है, और नाम मात्र की जो शक्ति प्राप्त होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है उस हमारे देश में। और ये अमेरिका में बात करें तो वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, इसी को बोलते हैं, ठीक है। और ये जनता के द्वारा वहाँ के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, और बाकी एक निश्चित समय के लिए। अब निश्चित समय के लिए न चुनिएगा तो सुनिएगा, जो बाइडेन ही राज्य कर रहे हैं। जो प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि प्रजातंत्र किस शब्द पर आधारित है? जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनना, 5 साल में बदल देना, चेंज कर देना, मतदान देना, यही प्रजातंत्र का उल्लेख करता है। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण है कि वह क्रियाशील बनाता है क्या चीज़ को? साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। कार्यपालिका नेतृत्व की सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को, गतिशीलता और दूरदर्शिता के युक्त एक बेहतर व्यक्ति को समर्पित दलीय कार्यपालिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास। ऐसे गणतंत्र से इसका कोई मतलब ही नहीं है। भारत में संसदीय शासन नहीं है। संसदीय शासन है बबुआ, नहीं की बात मत करो। ये भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसी को प्रदर्शित करता है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसी गणतंत्र का अर्थ यही है। और ये गणतंत्र इंग्लैंड में नहीं है, क्योंकि वहाँ जो है राष्ट्रपति नहीं होकर वहाँ राजा होते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसमें जो क्वेश्चन है टोटल 75 क्वेश्चन है, तो आज हम लोग 35 पे रहने देते हैं। बाकी 40 क्वेश्चन पार्ट 2 में देख लेंगे, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्यारा आशीर्वाद दुलार, लाइक शेयर सब्सक्राइब क्या ही बोलें, आप लोग खुद समझदार हैं। बाकी यदि पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।